हेलो। आज हम लोग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस 2024 में जो क्वेश्चन पेपर आया था सीबीएसई का, उसका सॉल्यूशन देखेंगे। स्टार्टिंग विद द फर्स्ट क्वेश्चन, आंसर एनी 4 आउट ऑफ द गिवन 6 क्वेश्चंस। और यहाँ पे स्मार्ट जो टर्मिनोलॉजी है दैट इज़ रिलेटेड टू गोल, तो इसमें स्मार्ट के फुल फॉर्म से रिलेटेड क्वेश्चन आया था। दैट स्मार्ट मेथड कैन बी यूज टू सेट गोल्स टू मेक योर सक्सेसफुल इन योर कैरियर एंड पर्सनल लाइफ। व्हाट डज ए इन स्मार्ट स्टैंड फॉर? तो ए इज स्टैंड्स फॉर अचीवेबल, यानी कि आपके गोल ऐसे होने चाहिए जिसको आप अचीव कर सके, इस तरीके के गोल रखने चाहिए। सो अचीवेबल इज द राइट वर्ड। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ की एलिमेंट ऑफ सेल्फ मैनेजमेंट स्किल? तो सेल्फ मैनेजमेंट स्किल्स के अंदर कौन सा की एलिमेंट या कौन सा इंपॉर्टेंट स्किल नहीं है? प्रायोरिटाइजिंग योर वर्क, कि आपके अपने कामों को कौन सा काम ज़रूरी है, कौन सा काम कम ज़रूरी है, इस हिसाब से अरेंज करना, क्या ये की एलिमेंट नहीं है? सेकेंड, नॉट टेकिंग फीडबैक, कि मैं कैसा काम कर रहा हूँ, दूसरों से मैं कोई राय ना लूँ कि ये काम कैसा चल रहा है। थर्ड, गोल सेटिंग, कि सेल्फ मैनेजमेंट में क्या हम गोल को सेट नहीं करते हैं, अपना लक्ष्य नहीं निर्धारण करते हैं। फोर्थ, स्टेइंग अपडेटेड अबाउट न्यू प्रैक्टिसेस, तो जो भी नई नई चीज़ें आ रही हैं उनके बारे में अपडेट रहना, उनके बारे में जानकार रहना। तो इन चारों में से कौन सा ऑप्शन गलत है? दैट इज़ नॉट अ की एलिमेंट। सो द करेक्ट आंसर इज़ नॉट टेकिंग फीडबैक, यानी नॉट टेकिंग फीडबैक गलत है सेल्फ मैनेजमेंट स्किल के अंदर, यानी कि फीडबैक हमें लेना चाहिए। सो इट इज़ नॉट अ की एलिमेंट, ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ क्वालिटी ऑफ सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर? तो इन चारों में से कौन सी एक सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर की क्वालिटी होती है? हार्ड वर्किंग, रेजिस्टेंस टू चेंज, लेजी, लेस कॉन्फिडेंट। हार्ड वर्किंग, ज़्यादा मेहनत करने वाला। रेजिस्टेंस टू चेंज, कि कोई भी परिवर्तन हो रहा है और हम उसका विरोध कर रहे हैं और हम नहीं चेंज हो पा रहे हैं। थर्ड, लेजी, आलसी होना। लेस कॉन्फिडेंट, यानी कि कोई काम करना है और हमारे अंदर कॉन्फिडेंस की कमी है। तो चारों में से कौन सी क्वालिटी है जो कि होनी चाहिए एक एंटरप्रेन्योर के अंदर? दैट इज़ हार्ड वर्किंग, वो एक हार्ड वर्किंग पर्सन होना चाहिए। फोर्थ, द मोस्ट इंपॉर्टेंट सॉफ्टवेयर इन एनी कंप्यूटर इज द डैश। दिस इज द सॉफ्टवेयर दैट स्टार्ट्स वर्किंग एज सून एज वी स्विच ऑन अ कंप्यूटर। तो कौन सा सॉफ्टवेयर कंप्यूटर के अंदर होता है कि जैसे हम सिस्टम को ऑन करते हैं तुरंत वो स्टार्ट हो जाता है, और वो सबसे इम्पॉर्टेंट सॉफ्टवेयर है? तो ये आईसीटी स्किल्स के अंदर में से है। वेब ब्राउज़र का यूज़ होता है इंटरनेट को एक्सेस करने के लिए। ऑफिस सॉफ्टवेयर ऑफिस से रिलेटेड काम करने के लिए। डिज़ाइनिंग सॉफ्टवेयर डिज़ाइन बनाने के लिए। लेकिन ऑपरेटिंग सिस्टम वो सॉफ्टवेयर होता है जो सारे सॉफ्टवेयर को मैनेज करता है। जब तक ऑपरेटिंग सिस्टम लोड नहीं होगा तब तक बाकी सॉफ्टवेयर नहीं लोड हो सकते हैं, इसलिए सबसे इंपॉर्टेंट है ऑपरेटिंग सिस्टम। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन टेक्स प्लेस व्हेन वन इंडिविजुअल एड्रेसेस टू अ लार्ज गैदरिंग? तो किस तरीके का कम्युनिकेशन होगा जब एक आदमी जो बोलने वाला है वो एक ह्यूज क्राउड को या ह्यूज गैदरिंग को, बहुत सारे लोगों को वो एड्रेस कर रहा है, यानी कि स्टेज पे खड़ा है और कई लोगों के साथ बात कर रहा है। तो क्या वो रिटन कम्युनिकेशन होगा, या पब्लिक कम्युनिकेशन, या स्मॉल ग्रुप कम्युनिकेशन, या इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन? इंटरपर्सनल मतलब एक दूसरे के साथ बात करना। तो यहाँ पे क्योंकि एक ह्यूज ग्रुप के साथ बात हो रही है, देन इट विल बी अ पब्लिक कम्युनिकेशन। पब्लिक, कई लोगों के साथ बात हो रही है। नेक्स्ट, ये असर्शन एंड रीज़न। तो पहला स्टेटमेंट है असर्शन और दूसरा स्टेटमेंट है रीज़न। तो देखना है कि क्या ये सही लिंक है कि नहीं। ऑर्गेनिक फार्मिंग टेक्निक इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ ग्रीन स्किल्स दैट इज़ एसेंशियल फॉर सस्टेनेबल एग्रीकल्चर। तो ऑर्गेनिक फार्मिंग की बात हो रही है, जैविक फार्मिंग की बात हो रही है, जिसमें जो कि सस्टेनेबल एग्रीकल्चर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और उसका रीज़न है ऑर्गेनिक फार्मिंग टेक्निक प्रायोरिटाइज एनवायरनमेंट फ्रेंडली एंड सस्टेनेबल प्रैक्टिस सच एज यूजिंग नेचुरल फर्टिलाइजर्स, अवॉइडिंग सिंथेटिक पेस्टिसाइड्स एंड प्रमोटिंग सॉइल हेल्थ। दूसरे लाइन में लिखा हुआ है कि ऑर्गेनिक फार्मिंग टेक्निक से हमारे नेचुरल फर्टिलाइज़र का इस्तेमाल ज़्यादा होता है और सिंथेटिक या केमिकल का इस्तेमाल कम होता है। प्रमोटिंग सॉइल हेल्थ, और ज़मीन का जो गुणवत्ता है यानी कि क्वालिटी है वो बढ़ती है। तो अगर हम इस स्टेटमेंट को, पहले वाले स्टेटमेंट को अगर आप इस तरह से लिखें एक साथ बना के, ऑर्गेनिक फार्मिंग टेक्निक इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ ग्रीन स्किल दैट इज़ एसेंशियल फॉर सस्टेनेबल एग्रीकल्चर बिकॉज ऑर्गेनिक फार्मिंग टेक्निक प्रायोरिटाइज एनवायरनमेंट फ्रेंडली एंड सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस। अगर हम स्टेटमेंट को ऐसे लिखें कि पहले स्टेटमेंट का रीज़न दें क्योंकि ये है, तो क्या ये हमारा स्टेटमेंट कुछ मीनिंग रख रहा है? तो आप पाएंगे कि अगर हम बिकॉज करके कर रहे हैं तो सेंटेंस हमारा बिल्कुल सही हो जा रहा है कि ऑर्गेनिक फार्मिंग टेक्निक
ग्रीन स्किल का एग्जांपल इसलिए है क्योंकि ऑर्गेनिक फार्मिंग टेक्निक से हमारी सॉइल की हेल्थ बढ़ती है और नेचुरल फर्टिलाइज़र का इस्तेमाल होता है। तो रीज़न हमारे हिसाब से सही है। तो इसका उत्तर होना चाहिए बोथ ए एंड आर आर ट्रू एंड आर इज़ द करेक्ट एक्सप्लेनेशन फॉर ए। कि आप पहले चेक कर लीजिए कि अगर हम बिकॉज लगाए, बिकॉज मतलब है क्योंकि, तो अगर बिकॉज लगा के हमारा स्टेटमेंट मीनिंग रख रहा है देन इट विल बिकम अ करेक्ट एक्सप्लेनेशन, क्योंकि अपने आप में तो दोनों सही हैं लेकिन क्या आपस में रिलेटेड है कि नहीं। नेक्स्ट इज आंसर एनी 5 आउट ऑफ द गिवन 6 क्वेश्चंस। विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीब्यूट्स टू द एफिशिएंसी ऑफ एन एआई प्रोजेक्ट। तो कोई भी एआई प्रोजेक्ट है तो उसकी एफिशिएंसी यानी कि काम करने की क्षमता कौन बढ़ाएगा, कौन सी चीज़ बढ़ाएगी। नंबर 1 हाई मॉडल कॉम्प्लेक्सिटी, यानी कि जो उसका मॉडल है वो उसके अंदर बहुत ही कॉम्प्लेक्सिटीज़ है, यानी कि बहुत सारे डिफ़िकल्टीज़ है उसको समझने में, तो क्या उसको उसकी एफिशिएंसी बढ़ेगी। सेकंड रेलेवेंट एंड ऑथेंटिक ट्रेनिंग डाटा, तो जो डाटा उसको दिया जा रहा है वो उस काम से रिलेटेड हो और वो ऑथेंटिक हो यानी कि जेन्युइन हो, यानी कि ट्रस्टवर्दी हो। थर्ड मिनिमल प्री प्रोसेसिंग, कि उस पर कम से कम पहले हम लोग ने कम से कम उस मॉडल के ऊपर वर्क किया हो। एंड चौथा है लिमिटेड हार्डवेयर रिसोर्सेज, कि जो हार्डवेयर की चीज़ें हैं वो बहुत लिमिटेड है, ज़्यादा नहीं है। तो इन चारों में से अगर देखा जाए तो ए, सी और डी ये क्या है जिससे हमारी एफिशिएंसी कम होगी, लेकिन रिलेवेंट एंड ऑथेंटिक ट्रेनिंग डाटा से उसकी एफिशिएंसी बढ़ेगी। सो बी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट, द रियल लाइफ एप्लीकेशन ऑफ NLP इज़ यूज टू प्रोवाइड एन ओवरव्यू ऑफ न्यूज़ आइटम और ब्लॉग पोस्ट। तो कोई भी न्यूज़ आइटम है या किसी ने ब्लॉग लिखा है तो उस NLP का जो एप्लीकेशन है, NLP का जो एप्लीकेशन है वो उसको क्या करेगा, एक ओवरव्यू देगा, समरी देगा, while avoiding redundancy from multiple sources and maximizing the diversity of content obtained, which is this application। तो किस एप्लीकेशन में ऐसा होता है कि वो किसी पर्टिकुलर टॉपिक के बारे में अलग अलग जगह से वो इंफॉर्मेशन गैदर करे और जो चीज़ें रिपीट हो रही है उसको हटा दे और समरी निकाले। तो क्या चैटबॉट होता है, क्या वर्चुअल असिस्टेंट होता है, या सेंटिमेंट एनालिसिस। सेंटिमेंट एनालिसिस उस सॉफ्टवेयर को बोलते हैं जो कस्टमर्स के रिव्यूज़ पढ़ के उनके सेंटिमेंट्स के बारे में इंफॉर्मेशन निकालता है। एंड द फोर्थ इज़ ऑटोमेटिक समराइजेशन, कि अपने आप से समरी क्रिएट कर दे। सो दिस इज़ द राइट आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट्स अ मशीन दैट इज स्मार्ट बट नॉट कंसिडर्ड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI एनेबल्ड। ये थोड़ा सा क्वेश्चन कन्फ्यूजन टाइप का क्रिएट कर सकता है और इसमें कई राय भी आ सकती है। तो लेट अस सी क्या यहाँ पे कहा जा रहा है कि कौन सा इसमें से आपको लगता है कि ये स्मार्ट डिवाइस तो है लेकिन ये AI एनेबल्ड नहीं है। तो पहला वाला है अ रोबोटिक वैक्यूम क्लीनर दैट कैन नेविगेट एंड क्लीन फ्लोर्स ऑटोनोमसली। तो एक रोबोटिक वैक्यूम क्लीनर है जो अपने आप से इधर से उधर जा रहा है और फ्लोर को साफ भी करता जा रहा है, जिसको किसी पर्सन की या यूज़र की रिक्वायरमेंट नहीं है। सेकेंड अ चैटबॉट दैट एंगेजेस इन नेचुरल लैंग्वेज कन्वर्सेशन एंड आंसर क्वेश्चंस, कि एक चैटबॉट है जो लोगों से नेचुरल लैंग्वेज में बात कर रहा है, तो ये तो NLP डोमेन यूज़ कर ही रहा है, तो ये तो AI एनेबल्ड होगा ही होगा। थर्ड अ स्मार्टफोन विथ फेशियल रिकॉग्निशन फॉर अनलॉकिंग द डिवाइस, तो एक स्मार्टफोन जो फेशियल रिकॉग्निशन यानी चेहरे को पहचान के डिवाइस को अनलॉक कर रहा है, तो इसमें भी हमारा AI का इस्तेमाल हो रहा है, कंप्यूटर विजन का हो रहा है। एंड द फोर्थ इज़ अ डिजिटल अलार्म क्लॉक दैट रिंग्स एट अ सेट टाइम एवरी मॉर्निंग, एक डिजिटल अलार्म क्लॉक है जो सुबह एक पर्टिकुलर टाइम पे वो अलार्म बजा रहा है। तो चौथे ऑप्शन में डिजिटल अलार्म वाले केस में ये ऑटोमेटिकली ये अलार्म बजा रहा है और AI का इस्तेमाल नहीं हो रहा है। पहले वाले में अगर कैमरा लगा हुआ है रोबोट में तो वो कंप्यूटर विजन का इस्तेमाल करते हुए देख रहा है कि कहाँ से गंदगी हटानी है, डस्ट हटाना है, तो वहाँ पे कंप्यूटर विजन यूज़ होगा, दैट इज़ पार्ट ऑफ AI। तो इन चारों में से देखा जाए तो फिर चौथा ही एक ऐसा है दैट इज़ नॉट एन AI एनेबल्ड। सो ये आंसर सही हो सकता है इस केस में, दैट इट विल रिप्रेजेंट अ मशीन दैट इज स्मार्ट बट नॉट कंसिडर्ड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI एनेबल्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, which of the following words represent an example of lemma resulting from lemmatization for caring in context to natural language processing। तो देखिए पहला स्टेप होता है स्टेमिंग। स्टेमिंग मतलब होता है सीधा काट देना, तो अगर हम केयरिंग को काटते ING हटाते तो बन जाता कार। लेकिन नेक्स्ट प्रोसेस होता है कि उस कार, क्या वहाँ पे उस केयरिंग और कार में कोई रिलेशन है, क्या ये केयरिंग वर्ड कार से बना है, नहीं। तो यहाँ पे एक्चुअल वर्ड क्या है, केयर, तो ये प्रोसेस करता है लेमेटाइजेशन। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए, केयर, केयर्ड, केयर्स एंड कार। सो द करेक्ट आंसर इज केयर। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंट्रापर्सनल इंटेलिजेंस इज अ कॉन्सेप्ट दैट,
तो इंट्रापर्सनल और इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस। इंटरपर्सनल, इंटर जब बात करते हैं तो वो होता है एक दूसरे के साथ, इंट्रापर्सनल जब बात करते हैं वो होता है खुद ही के अंदर अपने आप से। तो देखिए 4 ऑप्शन है, इसमें कौन से इंटेलिजेंस की बात हो रही है? मेजर्स एंड इंडिविजुअल्स एबिलिटी टू अंडरस्टैंड अदर्स इमोशंस एंड फीलिंग, क्या दूसरे की फीलिंग को समझ इंट्रापर्सनल इंटेलिजेंस है? नहीं। सेकंड, assesses one's proficiency in mathematics and logical reasoning, तो क्या मैथमेटिक्स एंड लॉजिकल रीजनिंग इंट्रापर्सनल इंटेलिजेंस में आता है? थर्ड, डिस्क्राइब द लेवल ऑफ सेल्फ अवेयरनेस समवन हैज़ स्टार्टिंग फ्रॉम रियलाइजिंग वीकनेसेस स्ट्रेंथ्स टू रिकॉग्नाइजिंग देयर ओन फीलिंग्स, तो अपनी फीलिंग को समझना, अपने कमजोरी, अपनी ताकत को पहचानना और अपने बारे में जानकारी रखना, क्या ये इंट्रापर्सनल इंटेलिजेंस है? एंड द फोर्थ इज इवेल्युएट्स एन इंडिविजुअल स्पेशल नेविगेशन एंड विजुलाइजेशन स्किल्स, तो जिनके अंदर स्पेशल नेविगेशन एंड विजुलाइजेशन स्किल्स होता है, यानी कि आसपास की चीज़ों को समझना, कौन सी चीज़ किस तरह से दिखती है उसको हम विजुलाइज कर लेना बिना देखे, तो ऐसे लोग आर्टिस्ट होते हैं, पेंटर होते हैं। तो ये इंट्रापर्सनल इंटेलिजेंस में नहीं आता है। तो कौन सा है इंट्रापर्सनल इंटेलिजेंस? ये वाला, डिस्क्राइब द लेवल ऑफ सेल्फ अवेयरनेस। नेक्स्ट इज फॉर डाटा साइंस, यूजुअली द डाटा इज कलेक्टेड इन द फॉर्म ऑफ टेबल्स, तो डाटा साइंस के लिए जो भी डाटा कलेक्ट होता है उस टेबल फॉर्म में होता है। तो इनमें 4 जो ऑप्शन दिए गए इनमें ये बताना है कि कौन सा टेबल फॉर्म नहीं होता है। CSV कॉमा सेपरेटेड वैल्यू होती है, तो इसमें जो वैल्यूज़ लिखी होती है इसमें स्पेसेस होते हैं, लेकिन सब लिखा होता है रो एंड कॉलम वाइज, यानी कि टेबुलर फॉर्म में ही होता है। फिर वेबसाइट इज़ अ कलेक्शन ऑफ वेब पेजेस। SQL स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज होता है, तो SQL टेबल में जो SQL में जो डाटा स्टोर होता है वो भी टेबुलर फॉर्म में होता है। एंड स्प्रेडशीट जो MS Excel हुआ, कैल्क हुआ, यहाँ पे भी टेबुलर फॉर्म में डाटा स्टोर होता है। सो इसमें से जो टेबुलर फॉर्म नहीं बनाता है दैट इज वेबसाइट। नेक्स्ट, आंसर एनी 5 आउट ऑफ द गिवन 6 क्वेश्चंस। डैश इज वन ऑफ द पैरामीटर्स फॉर इवेल्युएटिंग अ मॉडल्स परफॉर्मेंस एंड इज डिफाइंड एज द फ्रैक्शन ऑफ पॉजिटिव केसेस दैट आर करेक्टली आइडेंटिफाइड। तो प्रिसिशन, रिकॉल, एक्यूरेसी, F1 स्कोर, ये चारों इवेल्युएट करने के लिए होते हैं कि मॉडल कितना अच्छा काम कर रहा है। लेकिन इसमें पॉजिटिव केसेस का फ्रैक्शन, क्या जिसमें पॉजिटिव केसेस को ही लेके देखा जाता है कि कितना पॉजिटिव केसेस जो है वो सही है, उसकी एक्यूरेसी कितनी है, तो वो कौन सा वाला है? तो देखा जाए तो ये चारों फॉर्मूले हैं आपके सामने। प्रेसिशन, एक्यूरेसी TP अपॉन ट्रू नेगेटिव, ट्रू पॉजिटिव प्लस ट्रू नेगेटिव भी आ रहा है। प्रेसिशन में ट्रू पॉजिटिव अपॉन ट्रू पॉजिटिव प्लस फॉल्स पॉजिटिव। रिकॉल TP प्लस FN। तो अगर आप देखेंगे तो इसमें एक ही फॉर्मूला है जिसमें हर पॉजिटिव वैल्यूज़ को ही लिया गया है, सो दैट इज प्रेसिशन। नेक्स्ट, इन द AI प्रोजेक्ट साइकिल विच आर द फॉलोइंग रिप्रेजेंट द करेक्ट ऑर्डर ऑफ स्टेप्स। तो प्रोजेक्ट साइकिल में अगर आप इनको देखेंगे कौन सा सही ऑर्डर में लगा हुआ है, तो सबसे पहले प्रॉब्लम स्कोपिंग होती है, और इन चारों में से केवल एक में ही प्रॉब्लम स्कोपिंग कर रही है। प्रॉब्लम स्कोपिंग, फिर डाटा एक्वायर्ड होता है, फिर डाटा पे एक्सप्लोर किया जाता है, फिर मॉडलिंग और इवोल्यूशन। तो पूरा सही है बी पार्ट। Next, dash is a concept to unify statistics, data analysis, machine learning and their related methods in order to understand and analyze actual phenomena with data. तो इन सब का इस्तेमाल करते हुए जो डाटा को स्टडी करते हैं और डाटा में से इंफॉर्मेशन निकालते हैं, तो कौन सा ब्रांच है? The answer is data science. In computer vision, which of the following task is used for multiple object? तो कंप्यूटर विजन में मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स के लिए कौन सा यूज़ होता है? और ये देखिए आपके पास चारों ऑप्शन दिए गए हैं। पहले में सिंगल है, क्लासिफिकेशन, फिर ये किस जगह पे कैट है, क्लासिफिकेशन प्लस लोकलाइजेशन, ऑब्जेक्ट डिटेक्शन ये मल्टीपल पे होता है, और इंस्टेंस सेगमेंटेशन भी मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स पे ही होते हैं। तो करेक्ट आंसर हुआ दैट इज इंस्टेंस सेगमेंटेशन। फिफ्थ, इन स्पैम ईमेल डिटेक्शन विच ऑफ द फॉलोइंग विल बी कंसिडर्ड एज फॉल्स नेगेटिव। ये वाला क्वेश्चन थोड़ा टेक्निकल है, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। तो इसमें आपको ये बताना कि ईमेल, स्पैम ईमेल डिटेक्शन है कि एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जो बताएगा कि कोई भी मेल आएगा तो बताएगा कि वो स्पैम है कि नहीं है। अब यहाँ पे देखिएगा कि अगर वो स्पैम होगा तो वो उसको स्पैम फोल्डर में भेज देगा, और नहीं होगा तो इग्नोर कर देगा। तो यहाँ पे अगर सिस्टम पॉजिटिव बोल रहा है दैट मीन्स वो स्पैम है। अगर सिस्टम बोल रहा है यस पॉजिटिव, यस दैट मीन्स इट इज़ अ स्पैम, क्योंकि उसका काम ही है स्पैम डिटेक्ट करना, तो उसका हाँ बोलना है पॉजिटिव। पहला ऑप्शन है व्हेन अ लेजिटिमेट ईमेल इज एक्यूरेटली आइडेंटिफाइड एज नॉट स्पैम। लेजिटिमेट ईमेल मतलब एक मेल ऐसा जो कि स्पैम नहीं है, और उसको सही से पहचाना कि ये स्पैम नहीं है। तो सही पहचानना है दैट इज ट्रू, और नॉट स्पैम
तो ट्रू नेगेटिव। सेकेंड, व्हेन अ स्पैम ईमेल इज मिस्टेकनली आइडेंटिफाइज एज लेजिटिमेट, कि एक मेल है जो कि स्पैम ईमेल है। स्पैम मतलब होता है कि हमारे मतलब का नहीं है, तो स्पैम ईमेल है, उसको लेजिटिमेट यानी कि मतलब वाला मान लिया। तो अगर मिस्टेकनली है देन इट इज़ फॉल्स, और उसको क्या माना है कि सही है, दैट इज़ नॉट स्पैम, तो ये हो गया फॉल्स नेगेटिव जो कि क्वेश्चन में पूछा जा रहा है। थर्ड, व्हेन एन ईमेल इज एक्यूरेटली रिकॉग्नाइज्ड एज स्पैम, तो ये हो जाएगा ट्रू पॉजिटिव। और चौथा है व्हेन एन ईमेल इज इनएक्यूरेटली लेबल्ड एज इम्पॉर्टेंट, तो चौथे में ये नहीं कह रहे हैं कि जो जिस मेल को गलती से इम्पॉर्टेंट समझा है क्या वो स्पैम था कि नहीं। इट इज़ नॉट एन स्पैम ईमेल, तो ये मेंशन नहीं है, तो इसलिए जो इसमें मेंशन है देन इट विल बी अ बी पार्ट। सिक्स्थ, विच ऑफ द फॉलोइंग एप्लीकेशन इज नॉट एसोसिएटेड विद नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग, तो सेंटिमेंट एनालिसिस मैटर को पढ़ता है, कस्टमर के रिव्यूज़ पढ़ता है और उसका सेंटिमेंट एनालाइज करता है। स्पीच रिकॉग्निशन आवाज़ सुन के पता लगाता है कि क्या कह रहे हैं, कमांड को पहचानता है। स्पैम फिल्टरिंग एंड ईमेल्स, तो स्पैम फिल्टरिंग में भी लेटर्स को पढ़ के ही पता चलता है, देन इट इज़ ऑल्सो नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग। एंड स्टॉक मार्केट एनालिसिस, ये एनालाइज करना है कि पास्ट में स्टॉक कैसा परफॉर्म कर रहा था, उसका आउटपुट कैसा था, किस तरह से ये अप एंड डाउन हो रहे हैं। सो इट इज़ अ पार्ट ऑफ डेटा साइंस, सो द करेक्ट आंसर इज स्टॉक मार्केट एनालिसिस। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टेटमेंट 1 दिया है कन्फ्यूजन मैट्रिक्स इज एन इवेल्यूशन मैट्रिक, एंड स्टेटमेंट 2 कन्फ्यूजन मैट्रिक्स इज अ रिकॉर्ड विच हेल्प्स इन इवेल्यूशन। तो इसमें पहला जो स्टेटमेंट है वो गलत है, इट इज़ नॉट एन इवेल्यूशन मैट्रिक, बल्कि वो हेल्प करता है। और सेकंड वाला स्टेटमेंट जो है वो सही है, एज यू कैन सी इन कन्फ्यूजन मैट्रिक्स। नोट, ये सीबीएसई के पीडीएफ में है, नोट दैट इट इज़ नॉट एन इवेल्यूशन मैट्रिक बट अ रिकॉर्ड विच कैन हेल्प इन इवेल्यूशन। सो द करेक्ट आंसर इज स्टेटमेंट 2 is correct and statement 1 is incorrect. Next question, which form of unsupervised learning does the following diagram indicate? तो ये जो डायग्राम दिया गया है ये किस अनसुपरवाइज लर्निंग का पार्ट है। ओके, तो क्लस्टरिंग, रिग्रेशन, रीइंफोर्समेंट लर्निंग, क्लासिफिकेशन। तो क्लासिफिकेशन में जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं वो डिफरेंट टाइप ऑफ ऑब्जेक्ट्स होते हैं, जैसे एक फ्रूट एप्पल हो गया, दूसरा बनाना हो गया, तो दो अलग अलग ऑब्जेक्ट हैं। रीइंफोर्समेंट लर्निंग जो अपने एक्सपीरियंस से सीखते हैं, दैट इज़ रीइंफोर्समेंट लर्निंग। रिग्रेशन जिसमें ग्राफ बनता है और वो प्रेडिक्शन करता है। और क्लस्टरिंग होता है कि अपने आप से पैटर्न ढूंढ निकालना और उनको अपने बिहेवियर के आधार पे ग्रुप बनाना, और इसको करते हैं क्लस्टर बनाना। दैट इज़ कि अगर आप YouTube यूज़ करते हैं तो पहले सारे के सारे यूज़र एक ही जैसे होते हैं, लेकिन वो अपने वीडियो के बिहेवियर यानी किस तरीके की वीडियो को वो देख रहे हैं उसके आधार पे उनका एक ग्रुप या क्लस्टर YouTube का एल्गोरिथम बनाता है और उनको उसी तरीके के वीडियोस रिकमेंड करने लगता है। सो दिस विल कम अंडर क्लस्टरिंग ऑप्शन। बैग ऑफ वर्ड्स is a dash model which helps in extracting features out of the text which can be helpful in machine learning algorithms। तो बैग ऑफ वर्ड कहाँ पे यूज़ होता है? ये नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग में यूज़ होता है। so this is the correct answer। which of the following represents an example of recommendation system? ये फिर से एक ऐसा क्वेश्चन है जो थोड़ा कन्फ्यूजन क्रिएट करेगा, लेकिन बहुत ध्यान से कई बार पढ़ने पे आपको ये समझ में आएगा कि कौन सा आंसर सही है। An online clothing store that offers a wide variety of clothing option। तो एक ऑनलाइन स्टोर है जहाँ पे आपको अलग अलग तरीके के कपड़े दिखाई पड़ रहे हैं, तो सबको ही अलग अलग तरीके के कपड़े दिखाई पड़ रहे हैं, तो इसलिए यहाँ पे कोई रिकमेंडेशन सिस्टम यहाँ पे नहीं चल रहा। अ सर्च इंजन दैट रिट्रीव्स रिलेवेंट वेब पेजेस बेस्ड ऑन यूज़र क्वेरीज। तो यूज़र ने जो क्वेरी किया है वैसा ही आपको इन्फॉर्मेशन मिल रही है, तो यहाँ पे भी रिकमेंडेशन वो अपने आप से नहीं कह रहा कि आप इसको ढूंढो, बल्कि जो आप ढूंढ रहे हैं वही आपको मिल रहा है। थर्ड, एन ई कॉमर्स वेबसाइट दैट डिस्प्लेस कस्टमर रिव्यूज़ एंड रेटिंग्स फॉर प्रोडक्ट्स। तो अगर आप किसी कस्टमर के रिव्यू देखना चाह रहे हैं तो आपको रिव्यूज़ दिखाए जा रहे हैं और रेटिंग दिखा रहे हैं, तो ये आपके कहने पे हो रहा है। चौथा, अ म्यूजिक स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म दैट सजेस्ट सॉन्ग्स एंड प्लेलिस्ट। यहाँ पे वर्ड आ गया सजेस्ट। सजेस्ट मतलब आप उसको कह नहीं रहे, बल्कि वो आपसे कह रहा है कि ये सॉन्ग और ये प्लेलिस्ट आपके मतलब का है। सो यहाँ पे रिकमेंडेशन सिस्टम आ रहा है। नेम एनी टू सर्च इंजन्स। यहाँ पे आप कोई भी नाम दे सकते हैं, गूगल, बिंग, याहू, ये सब सर्च इंजन है। What is the primary need for evaluating an AI model performance? तो क्या ज़रूरत होती है AI मॉडल की परफॉर्मेंस को इवेल्यूएट, यानी कि जो भी मॉडल है उसके परफॉर्मेंस को इवेल्यूएट करना कि कैसा काम कर रहा है। तो जनरली उसका काम यही होता है कि ताकि हम जिस पर्पज़ के लिए बना रहे हैं वो पर्पज़ सॉल्व होगा कि नहीं। तो पहला ऑप्शन है टू इंक्रीज द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द मॉडल, कि मॉडल और जटिल हो जाए।
टू विजुलाइज द डाटा, कि जो डाटा है उसको हम देख पाएँ। तो विजुलाइजेशन डाटा तो इवैल्यूएशन के बहुत पहले आता है, ये डाटा एक्सप्लोरेशन का पार्ट होता है, उसके बाद मॉडलिंग होती है और उसके बाद इवैल्यूएशन होता है। तो इवैल्यूएशन के बाद तो हम डाटा को विजुलाइज करते ही नहीं है। सी, टू एसेस हाउ वेल द चूजन मॉडल विल वर्क इन फ्यूचर, तो जो आपने मॉडल लिया है वो इसको एसेस करने के लिए कि फ्यूचर में वो कैसा काम करेगा, ये सही लग रहा है। नेक्स्ट पार्ट देखते हैं। टू रिड्यूस द अमाउंट ऑफ डाटा यूज फॉर ट्रेनिंग, तो जो डाटा हम ट्रेनिंग के लिए यूज़ कर रहे हैं उसको हमें कम कर देना है। इस पर्पज़, हमारा पर्पज़ ये है क्या कि हम डाटा हमें कम कर देंगे ताकि वो कम डाटा से ट्रेनिंग करें। अगर हम कम डाटा से ट्रेनिंग कराएंगे तो उसकी ट्रेनिंग अच्छी तरह से नहीं होगी। तो इसमें सी वाला पोर्शन ही सही है। आंसर 5 आउट ऑफ द गिवन 6 क्वेश्चन। असर्शन, द टर्म यूज टू रिफर टू द नंबर ऑफ पिक्सल्स इन एन इमेज इज रिजोल्यूशन, तो नंबर ऑफ पिक्सल्स जो हमारे इमेजेस में होते हैं हम उनको रिजोल्यूशन बोलते हैं। और रिजोल्यूशन है क्या? रिजोल्यूशन इन एन इमेज डिनोट्स द टोटल नंबर ऑफ पिक्सल्स इट कंटेन्स, यूजुअली रिप्रेजेंटेड एज हाइट एंड विड्थ। तो रिजोल्यूशन टोटल नंबर ऑफ पिक्सल्स की बात करता है कि एक इमेज में कितने हैं, और हाइट इंटू विड्थ। तो क्योंकि रिजोल्यूशन टोटल नंबर ऑफ पिक्सल्स की बात करता है, इसीलिए हम इमेज की रिजोल्यूशन की क्वालिटी को पिक्सल के टर्म में डिनोट करते हैं। तो ये असर्शन भी सही है और रीज़न भी सही है। तो इसका आंसर होगा बोथ ए एंड आर आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन फॉर ए। सेकेंड, व्हेन अ मशीन possesses the ability to mimic human traits, that is make decision, predict the future, learn and improve its own, it is said to have। तो जो मशीन जिसके अंदर एक ह्यूमन बीइंग जैसे बिहेवियर या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, जैसे कि डिसीजन लेना, फ्यूचर के बारे में प्रेडिक्ट करने की कोशिश करना और सीखना, तो हम ऐसे मशीन को बोलते हैं कि उसके अंदर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है। सो द करेक्ट आंसर इज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। और आप देख सकते हैं कि नीति आयोग के डेफिनेशन में भी यही सेम चीज़ें दी गई है। स्टेटमेंट 1, टू इवेल्युएट अ मॉडल्स परफॉर्मेंस वी नीड आइदर प्रेशन और रिकॉल। तो मॉडल के परफॉर्मेंस के लिए या तो हमें प्रेशन की जरूरत है या तो रिकॉल की। स्टेटमेंट 2, व्हेन द वैल्यू ऑफ बोथ प्रेशन एंड रिकॉल इज 1 द F1 स्कोर इज 0। तो पहली बात तो जो स्टेटमेंट 1 है वही गलत है, क्योंकि हमें दोनों की ज़रूरत पड़ती है मॉडल परफॉर्मेंस की। प्रेशन भी अच्छा होना चाहिए, हाई होना चाहिए, रिकॉल भी, तभी ऐसा होगा। और F1 स्कोर बताया जा रहा है कि अगर दोनों की वैल्यू 1 है तो F1 स्कोर 0 होगा। तो आप कैलकुलेट करके देख सकते हैं कि 2 × 1 × 1 आपको देता है 2 एंड 2 डिवाइड बाय 2 विल गिव यू 1। तो अगर दोनों की वैल्यू 1 है तो हमें F1 स्कोर भी 1 ही मिलेगा, 0 नहीं। तो इसलिए बोथ स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2 आर इनकरेक्ट। नेक्स्ट, द कॉन्सेप्ट ऑफ डैश इज यूज टू अप्लाई फेस फिल्टर ऑन वेरियस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म। तो चेहरे पे जो फिल्टर्स, यानी कि चेहरे को ब्राइट कर देना और शार्प कर देना, तो इस तरह के जो फिल्टर्स ऑप्शन है ये सिस्टम आपके चेहरे को देखता है और AI की तरीके से यूज़ करता है। तो यहाँ पे कंप्यूटर विजन का यूज़ हो रहा है। सो द करेक्ट आंसर इज कंप्यूटर विजन। The 4W problem canvas help in identifying the key elements related to the given problem। तो 4W problem canvas यूज़ किया जाता है जिसमें हम किसी भी प्रॉब्लम को माइन्यूटली डिवाइड करते हैं कि इन 4 पार्ट में, W के 4 पार्ट्स में। तो इसमें से कहा जा रहा है कि कौन सा W का फुल फॉर्म जो है वो गलत है, यानी कौन सा W नहीं होता। तो व्हेन, वेयर, व्हाट, व्हाई। तो इसमें हु मिसिंग है, हु, और हु किसकी जगह पे मिसिंग है, उसकी जगह पे क्या लिखा गया है, उसकी जगह पे लिखा गया है व्हेन। सो व्हेन इज द रॉन्ग, it is not a block of the problem canvas। Last question, which domain of AI is used for interacting with virtual assistants such as Siri and Alexa। तो Siri and Alexa जो यूज़ करते हैं, आप उससे कम्युनिकेट करते हैं, तो कौन सा डोमेन AI का यूज़ हो रहा है? तो यहाँ पे वो बातचीत कर रहा है, सो इट विल कम अंडर नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग। ये था ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस। अब हम एक क्वेश्चन देख लेते हैं जो कैलकुलेशन बेस पे। ये वाला क्वेश्चन आया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 21। अ बाइनरी क्लासिफिकेशन मॉडल हैज़ बीन डेवलप्ड टू क्लासीफाई न्यूज़ आर्टिकल्स एज आइदर फेक न्यूज़ और रियल न्यूज़। तो कोई एक ऐसा क्लासिफिकेशन मॉडल है AI का जो कोई भी न्यूज़ पढ़ने के बाद, देखने के बाद बताएगा कि ये फेक है कि रियल है। तो इसका ये दिया हुआ है कन्फ्यूजन मैट्रिक्स। इसमें बताने कि हाउ मेनी टोटल केसेस आर ट्रू नेगेटिव इन द अबव सिनेरियो। तो ट्रू नेगेटिव मतलब कि जहाँ पे सिस्टम ने प्रेडिक्ट किया नो, ओके, और रियलिटी में भी वो हुआ नो, यानी कि फेक नहीं है। तो प्रेडिक्शन भी नो है, रियलिटी में भी नो है। तो वो कितने वैल्यूज ऐसे हैं? दैट कम्स एज 420। नेक्स्ट इज कैलकुलेट प्रेशन, रिकॉल एंड F1 स्कोर। तो चलिए ये कैलकुलेशन देख लेते हैं। प्रेशन की वैल्यू होती है TP/TP + FP, और टोटल ट्रू पॉजिटिव कितने हैं? 45, और TP + FP कितना है? 45,
और 15। कैसे? क्योंकि प्रेडिक्टेड तो उसने किया था कि 15 जो है उसने प्रेडिक्ट किया कि ऐसा होगा, यस, लेकिन रियलिटी में वो फेक नहीं है। उसने प्रेडिक्ट किया था कि ये फेक न्यूज़ है, लेकिन रियलिटी में वो ट्रू न्यूज़ है 15। तो ये हो गया फॉल्स पॉजिटिव, तो 15 है फॉल्स पॉजिटिव। तो 45/60 3/4, अब इसको 0.75 लिख सकते हैं या 75% लिख सकते हैं। नेक्स्ट इज रिकॉल, TP अपॉन TP प्लस FN। यहाँ पे FN है फॉल्स नेगेटिव, मतलब जो फेक न्यूज़ है उसको उसने बता दिया कि ये फेक नहीं है, दैट इज़ फॉल्स नेगेटिव। तो उसने प्रेडिक्टेड किया नो, लेकिन रियलिटी में वो फेक था, यस, तो ये है 20। सो 45 डिवाइड बाई 65, इसको आप 0.692 लिख सकते हैं या 69% लिख सकते हैं। देखिए अगर आप पॉइंट में लिख रहे हैं तो सब कुछ पॉइंट में लिखिएगा, ऊपर वाला भी, फ्रैक्शन भी, और नहीं तो जब आप F1 स्कोर निकालेंगे एक पॉइंट में होगा, दूसरा परसेंटेज में होगा, तो आपकी वैल्यू गलत आएगी। फाइनली F1 स्कोर 2 × 75 × 69 डिवाइड बाई 75 प्लस 69, आपकी वैल्यू आ रही है 71.875%। तो इसको आप 71.88 भी % में लिख सकते हैं। सो दैट्स ऑल, कीप लर्निंग, थैंक यू।